हवा में एक तेज आवाज सुनाई दे रही थी जिसमें ब्राबीस अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उस धमाके को देख रहा था। वो जानता था कि उसकी महारथी महाकार शक्तियों की मदद से वो आसानी से गुड़िया के हमले का सामना कर लेता, लेकिन ब्राबीस की मुस्कुराहट ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। तभी अचानक उसे कुछ ऐसा नजर आया कि उसका चेहरा जम गया। वो देख रहा था कि काले बर्फीले कमल के अंदर से ढेर सारी काली शक्तियां बाहर निकलने लगी थीं। इन काली शक्तियों की मदद से ब्राबीस का हमला एक झटके में बर्फ में बदलकर टूट गया। सभी की नजरों के सामने काले रंग की बर्फ टूटकर बिखर गई, जिसके बहुत से टुकड़े उड़कर ब्राबीस की तरफ बढ़े। बर्फीली शक्तियों ने उसके शरीर को घेर लिया था, जैसे वो उसके खून और शरीर को जमाने की कोशिश कर रही हूं। तभी अनगिनत नजरों के सामने ब्राबीस बुरी तरह जमीन पर गिर गया और खून की उल्टियां करने लगा। ताज्जुब की बात तो ये थी कि खून के साथ साथ उसके मुंह से काले रंग की बर्फ भी बाहर निकल रही थी। तभी उसे देखकर गुड़िया ने धीमी आवाज में कहा, तुम ये मुकाबला हार गए ब्राबिस। वहीं ब्राबिस अपने मुंह से खून की छींटे पूंछने लगा, जिसके साथ ही उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन दिखने लगा। उसने तुरंत अपने हाथों से एक लाल रंग की गोली बाहर निकाली, जिसे खाते ही अचानक से उसकी आंखें खून जैसी लाल रंग की हो गईं। इसके साथ ही उसकी शक्तियां काफी ज्यादा खूंखार होने लगी और उसकी आंखों में एक अजीब जंगलीपन नजर आ रहा था। इस जंगलीपन के साथ वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने गुड़िया की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम्हारे बिलोबा शहर का परिवार इस मुलाकात से सबसे पहले बाहर किया जाएगा। मैंने सोचा नहीं था ऐसा तरीका अपनाने के बारे में, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जैसे ही गुड़िया ने देखा कि ब्राबिस ने चुपके से एक गोली खाई तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम इस मुलाकात के नियम तोड़ रहे हो ब्राबिस। कायदे से मुलाकात के नियमों के हिसाब से शक्तियां बढ़ाने के लिए गोली खाना मुलाकात से किसी योद्धा को बाहर कर सकता था, लेकिन तभी ब्राबिस ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, गोलियों का इस्तेमाल तो ये तब ठहराया जाएगा जब तुम्हारे सिवा किसी और ने मुझे गोली खाते देखा होगा। इतना कहते ही उसने अपनी नजर थोड़ी दूरी पर खड़े अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ की। उस आदमी के चेहरे पर हल्की झिझक दिखी, जिसके साथ वो कुछ कदम पीछे हट गया। भले ही ब्राबिस की हरकत नियमों के खिलाफ थी, लेकिन उसके और गुड़िया के अलावा और किसी ने उसे गोली खाते हुए देखा ही नहीं था। और क्योंकि रायजादा कुटुंब में ब्राबिस का ऊंचा ओहदा था, क्योंकि वो कर्मश की पहचान का था, इसलिए उस आदमी ने भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उस आदमी को इस हरकत से आंखें फेरते देख गुड़िया की आंखों में बेइंतहा नाराजगी नजर आने लगी। वो समझ गई थी कि वाकई कुटुंब वाले उनके परिवार के खिलाफ मिली जुली साजिश रच रहे थे। तभी ब्राबिस ने अपनी मुट्ठी कसते हुए शक्तियों को बाहर निकाल कर कहा, गुड़िया, सच कहूं तो हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुम्हें दोष देना ही है तो अपने भाई ध्रुव को दो, जिसने बड़े भाई कर्मश को इतना नाराज कर दिया है। उस बेवकूफ ध्रुव की हैसियत नहीं है कर्मश के सामने एक पल भी टिकने की, और उन्हें चुनौती दे रहा है मुकाबले के लिए। इतना बेवकूफ लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा। जब गुड़िया ने देखा कि ब्राबिस उसके भाई की बेइज्जती कर रहा था तो उसकी आंखों में जानलेवा चमक नजर आने लगी। वो दांत पीसते हुए अपनी काली शक्तियां बाहर निकाल रही थी, जिसे देखकर ब्राबिस ने खौफनाक इरादे के साथ कहा, इस गोली की मदद से मेरी शक्तियां कुछ देर के लिए अवलोकितेश्वर से आधा कदम की दूरी पर पहुंच गई हैं, और भले ही इस वजह से अगले 6 महीने के लिए मुझे बिस्तर पर पड़े रहना होगा, लेकिन मैं बड़े भाई कर्मश का काम पूरा करके रहूंगा। ऐसे में जब मैं उठूंगा तब मुझे इस नुकसान से कई गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। गुड़िया, चुपचाप हार मान ले, क्योंकि मैं वाकई में तुझे पूरी तरह जख्मी नहीं करना चाहता हूं। इस वक्त गुड़िया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो बेरहमी के साथ ब्राबिस को देखती जा रही थी। फिर बिना कुछ कहे उसने अपने शरीर की सारी शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की। वो काली बर्फीली शक्तियां लगातार बाहर आती गईं और गुड़िया के आसपास मंडराती रहीं। ऐसा करते ही गुड़िया ने अपना हाथ आगे किया और एक जोरदार मुक्का हवा में चढ़ दिया। इस मुक्के से वो बर्फीली शक्तियां बर्फ के एक बहुत बड़े तिलस्मी जानवर में बदल गईं, जो तेज रफ्तार में ब्राबिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। जैसे ही ब्राबिस ने देखा कि वो बर्फीला तिलस्मी जानवर उसकी तरफ आ रहा था, तो उसने गुड़िया का मजाक बनाते हुए कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि फिलहाल मेरी शक्तियां अवलोकितेश्वर से आधा कदम की दूरी पर हैं। ऐसे में तू कैसे मेरे सामने टिक सकती है गुड़िया? अपनी बात कहकर उसने भी तुरंत अपना हाथ आगे किया, जिससे शक्तियां निकलकर सीधे उस तिलस्मी जानवर को पकड़ने लगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ब्राबिस के हाथों से निकलती शक्तियों से टकराकर वो ताकतवर तिलस्मी जानवर एक झटके में फूटकर ठंडे कोहरे में बदल गया। फिलहाल ब्राबिस की ताकत का वाकई कोई तोड़ नहीं था और बहुत से लोग ये देखकर हैरान दिख रहे थे कि आखिर अचानक से उसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। कुछ लोग तो समझ गए थे कि आखिर माजरा क्या था,
लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। दरअसल ब्राबिस के मुकाबले दूर के परिवारों का औहदा काफी कम था, इसलिए कोई ब्राबिस से अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहता था। वहीं मैदान में बनी खास सुनहरी कुर्सियों पर एक जवान लड़का बैठा था। आसपास बैठे लोगों में उसकी उम्र सबसे कम लग रही थी। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कर्मश था, जिसके चेहरे पर जरा भी उत्साह नहीं था। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसकी दी हुई गोली खाने के बाद ब्राबिस ये मुकाबला हार ही नहीं सकता था। गुड़िया के हारने के बाद बिलोबा शहर के तीनों योद्धा मुकाबले से बाहर हो जाते। ऐसा होना उस शहर के रायजादा परिवार के लिए बेहद शर्मनाक होता। इस बारे में सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव, तेरी औकात ही क्या है जो तुम मुझे चुनौती देगा? अब तेरी गलती का खामियाजा तेरे परिवार की बेइज्जती से होगा। दूसरी तरफ मैदान में बने मंच पर बर्फीले तिलस्मी जानवर के तबाह होते ही गुड़िया के मुंह से दर्द से भरी आवाज निकली और वो कुछ कदम पीछे हो गई। इसके तुरंत बाद उसने अपने हाथों की सील इकट्ठा करनी शुरू कर दी, जिससे निकलती ठंडी शक्तियां एक बार फिर ब्राबिस की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन उस ताकतवर हमले को देखकर भी ब्राबिस के चेहरे पर जरा भी फिक्र नजर नहीं आई, बल्कि उसने तो गुरूर में अपना सिर हिलाते हुए तुरंत अपना पैर जमीन पर पटका, जिससे शक्तियों का एक बवंडर तैयार हो गया। वो बवंडर आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़ती ठंडी शक्तियों से टकराया, जिससे वो शक्तियां गायब होने लगी। इस दौरान रायजादा परिवार में बैठे लोगों के चेहरों पर नाराजगी दिखने लगी। तभी दीपराज ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, इस कमबख्त ब्राबिस ने जरूर कोई अवैध तरीका इस्तेमाल किया है अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए, और रायजादा कुटुंब वाले अंधे बनकर इसके लिए राजी भी हो गए। इस पर राजदान के चेहरे पर एक अजीब मजबूरी नजर आने लगी, जिसके साथ ही उन्होंने भारी आवाज में कहा, कोई जानबूझकर हमारे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अफसोस यह है कि हम मजबूर हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब जो कि राजदान को पूरा यकीन हो गया था कि उनके परिवार को कोई बेइज्जत करने की ठान चुका था, इसलिए वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके। वहीं अपने पिता की बात पर दीपराज की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। परिवार वालों ने कितने वक्त से इस दिन का इंतजार किया था, लेकिन इसके बावजूद कुटुंब की साजिशों के सामने वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी अनगिनत नजरों के सामने ब्राबिस ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड़िया, अगर तुम्हारे हमले इतने ही कमजोर हैं, फिर तो इस मुकाबले में मेरी ही जीत होने वाली है। चलो ये मुकाबला यहीं खत्म करते हैं। ब्राबिस का कोई इरादा नहीं था ये मुकाबला ज्यादा लंबा खींचने का, क्योंकि उसकी शक्तियों में आई बढ़ोतरी ज्यादा देर के लिए बरकरार नहीं रहती। अगर उससे कोई भी गलती होती तो कर्मश उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाता, जिसके लिए ब्राबिस बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस ख्याल के साथ ही ब्राबिस की आंखों में शैतानी चमक दिखने लगी, जिसके बाद उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए बेइंतहा शक्तियां अपने शरीर से बाहर निकालनी शुरू की। ये सारी शक्तियां ब्राबिस के ठीक सामने इकट्ठा हो गई थी और देखते ही देखते वो भी एक तिलस्मी जानवर में बदल गई। वो तिलस्मी जानवर देखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा था और ब्राबिस के मुख का जड़ते ही वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। शक्तियों से तैयार हुआ वो तिलस्मी जानवर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मैदान में गड्ढे होते नजर आ रहे थे। ब्राबिस के इस बेहद खतरनाक हमले के सामने गुड़िया के चेहरे पर भी हल्की फिक्र नजर आने लगी। उसने तुरंत अपने हाथों की सील बदलते हुए एक काले रंग का कमल तैयार करना शुरू कर दिया। तभी वो बेहद बड़ा तिलस्मी जानवर आकर बर्फीले कमल से टकरा गया, लेकिन इस बार ब्राबिस का हमला गुड़िया के हमले पर हावी हो गया था, इसलिए वो ताकतवर कमल कुछ ही पलों में टूट कर बिखर गया। इसके तुरंत बाद गुड़िया के मुंह से एक बार फिर दर्द भरी आवाज निकली, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं थी। हिम्मत और हौसले के साथ वो लगातार ब्राबिस की तरफ देखती गई, जिसे देखकर ब्राबिस ने कहा, अब जो कि तुम हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए मुझे मत कहना कि मैंने तुम पर बेरहमी से हमला कर दिया। गुड़िया वो ताकतवर हमला होते देखती रही और उसने तुरंत खुद को उस हमले से बचाया नहीं, बल्कि वो तो धीरे से अपनी नजरें आसमान की तरफ करते हुए चिल्लाई, ध्रुव भैया, क्या तुम अभी भी सामने नहीं आओगे? ये सुनते ही ब्राबिस के चेहरे की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई और उसने गुरूर के साथ चिल्लाया, ध्रुव, अगर तेरा भाई ध्रुव यहाँ है भी तो भी उसकी हिम्मत नहीं मेरे सामने आकर तुझे बचाने की। सामने तो आता नहीं है वो कायर। लेकिन ब्राबिस ने अपनी बात कही थी कि अचानक बिजली जैसी गरजती हंसी आसमान में सुनाई देने लगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस जगह पर शक्तियों की एक अजीब सी हलचल भी होने लगी और देखते ही देखते वहां एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी, गुड़िया, तू फिक्र मत कर, तेरे भाई के होते हुए कोई तुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। इसके तुरंत बाद सभी ने देखा कि तारों सी चमक के साथ एक परछाई हवा में दिखने लगी। उस परछाई को देखकर राजदान और बाकियों के चेहरों पर जज्बात उमड़ने लगे और उन्होंने नम आंखों के साथ कहा, आखिर हमारा बेटा
अपने परिवार का मान सम्मान बचाने के लिए लौट आया। वहीं छोटू के शरीर से निकलती शक्तियों को देखकर बहुत से लोगों के चेहरों का रंग बदलने लगा। सभी के बीच आपस में बातचीत होने लगी थी कि आखिर इतना ताकतवर योद्धा आया कहां से। इस दौरान कुटुंब की नई पीढ़ी के बीच बैठी माधिका भी गौर से छोटू को ही देखते जा रही थी। उसे देखकर माधिका की नजरों में थोड़ी फिक्र दिखी, जिसके साथ उसने मनी मन कहा, ये गधा कभी मानता ही नहीं है। क्या इसे पता नहीं है कि बड़े भाई कर्मश पिछले 1 साल में बेहद ताकतवर हो गए होंगे। तभी थोड़ी दूरी पर बैठे कर्मश ने भी अपनी नजरें आसमान में करते हुए कहा, आखिरकार ये कमबख्त यहां आ ही गया। एक रास्ता स्वर्ग का है और एक रास्ता नर्क का, और अब जो कि तुझे नर्क के रास्ते से इतना ही प्यार है तो मैं तुझे उस रास्ते से ही ले जाऊंगा। ध्रुवरायजादा, तू यहां आ ही गया है तो मैं तेरा वही अंजाम करूंगा जो मैंने तेरे बाप का किया था। तू भी उसी की तरह अपाहिज बनकर घूमेगा। उस जगह से काफी दूर मंच पर गुड़िया ने जैसे ही अपने बड़े भाई को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके साथ ही उसकी आंखें भी नम हो गई थीं, क्योंकि उसने अपने भाई को 2 साल से ज्यादा वक्त से नहीं देखा था। तभी छोटू भी गौर से अपनी बहन को देखने लगा, जिसके बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, पगली, अगर मैं सामने नहीं आता तो तू क्या इस घोंचू के हमले को खड़े खड़े झेल लेती। वहीं उसकी बात पर गुड़िया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, भैया, मैं जानती थी कि आप जरूर आओगे। मेरी राखी के बदले आपने मेरी सुरक्षा करने का वादा जो किया था, तो क्या हुआ अगर मैं पिछली 2 बार से राखी नहीं बांध पाई। यह रिश्ता सिर्फ एक धागे का मोहताज नहीं, ये बंधन तो अटूट जज्बातों से बंधा है। और उसकी बात पर छोटू ने ब्राबिस की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि नीचे आते हुए गुड़िया से कहा, गुड़िया, तू पापा के पास लौट जा। अब तेरा भाई आ गया है ना, अब सब मैं संभाल लूंगा, तू फिक्र मत कर। यह सुनकर गुड़िया मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगी, क्योंकि उसे अपने बड़े भाई पर पूरा यकीन था। तभी गुड़िया हंसी खुशी वापस परिवार के पास लौट गई, और तब जाकर छोटू ने अपनी खूंखार नजरें ब्राबिस की तरफ की। इतने में ब्राबिस की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? अंधा है क्या? यहां मुकाबला चल रहा है ध्रुवरायजादा, इस बीच तू कहां से आ गया? खैर, अब मेरे हमले का सामना तू ही कर। इतना कहकर वो देखने लगा कि कैसे उसका ताकतवर हमला सीधे छोटू की तरफ पड़ रहा था। तभी छोटू ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर शक्तियों से उस हमले का सामना किया, जिससे वो तिलस्मी जानवर एक झटके में गायब हो गया। जैसे ही ब्राबिस ने देखा कि उसकी पूरी शक्तियों का हमला छोटू ने इतनी आसानी से गायब कर दिया, तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। अब जाकर उसे समझ आ गया था कि छोटू उससे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन छोटू ने तो उसे संभलने का वक्त ही नहीं दिया, और मुस्कुराते हुए एक झटके में वो ब्राबिस के सामने आ गया। छोटू को इतना करीब आते देख ब्राबिस ने तुरंत अपनी शक्तियों से कवच तैयार किया, जिसे छोटू के हाथों ने एक झटके में गायब कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि छोटू तो उसकी गर्दन पकड़कर दबाने लगा, जैसे वो ब्राबिस की जिंदगी खत्म करना चाह रहा हो। अनगिनत नजरों के सामने ब्राबिस छटपटाने लगा, जिसकी हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। वहीं रायजादा परिवार के राजदान और दीपराज हैरत भरी निगाहों के सामने ये नजारा देखते गए। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उनका बेटा अवलोकितेश्वर रैंक से आधा कदम की दूरी वाले योद्धा को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता था। इतने में छोटू ने ब्राबिस का मजाक बनाते हुए कहा, तू आज भी उतना ही कमजोर है जितना पहले था, और तेरी ये कमजोरी उस गोली के बावजूद है जो तूने शक्तियां बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की थी। इतना कहते ही छोटू ने ब्राबिस को दूर फेंक दिया और वो दीवार से जाकर जोर से टकराया। इस दौरान ब्राबिस खून की उल्टियां करने लगा, और साथ ही उसके कुछ दांत भी टूट कर गिर गए थे। ब्राबिस की इतनी बुरी हालत होते देख पूरे मैदान में हंगामा मच गया। ये पहली बार था जब किसी ने कुटुंब के योद्धा को इतनी बुरी तरह पिटते देखा था। इस दौरान सुनहरी कुर्सियों पर बैठे एक बुजुर्ग ने गौर से वो नजारा देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वहीं उसके पास ही बैठे कुछ लोग और नहीं झेल पाए, और उन्होंने तुरंत खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, लड़के, तुझे क्या लगता है कि तू है कौन? क्या तुझे इस मुलाकात के नियमों के बारे में नहीं पता है? अपने परिवार के बुजुर्गों को भी यहां बुला, हम उनसे बात करते हैं। लेकिन उनकी बात सुनते ही छोटू ने खौफनाक नजरों के साथ बुजुर्गों से कहा, नियम? कैसे नियम? आप लोगों के नियम तब कहां थे जब ब्राबिस अपने पास से शक्तियां बढ़ाने वाली गोली निकाल कर खा रहा था? या फिर आपको लगता है कि किसी चमत्कार से ये अपने आप मुकाबले के बीच ही इतना ताकतवर हो गया? बताइए जरा, मैं भी तो सुनूं। वहीं छोटू को खुद से इस तरह बात करते देख उसमें से एक बुजुर्ग बेहद नाराज हो गया, और उसने तेजी से छोटू की तरफ बढ़ना शुरू किया।
वो बुजुर्ग छोटू पर हमला करने वाला था और उसने चिल्लाते हुए कहा, दूर के परिवार वाले, हमसे बात करने की तेरी ऐसी हिम्मत हुई? रुक, मैं तेरी जुबान काटता हूं। तो क्या कुटुंब के लोगों के सामने अपने परिवार का मान बचाने में कामयाब हो पाएगा छोटू? और क्या होगा जब वो और कर्मश होंगे आमने सामने? जानने के लिए सुनते रहिए दीवानी ओनली आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।